कि नॉर्वे चूँकि वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री फ्रीडम ऑफ प्रेस के रूप में जानी जाती है, तो जो स्वतंत्रता वहाँ के नागरिकों को मिली हुई है वो कितनी बेहतरीन होगी, इसको सोचा जा सकता है कि आप उस इंडेक्स में 157 नंबर की रैंकिंग पर आते हो। सरकार जब आप चलाते हो तो जवाबदेही भी आप ही के ऊपर बनती है और हर पत्रकार का अधिकार होता है और उसकी ड्यूटी भी है, अगर वो सही पत्रकार है तो वो प्रश्न पूछे, और जो लोग सत्ता संभालते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका जवाब दें, जवाबदेही होनी चाहिए। इस तरीके से प्रश्न का उत्तर न दिया जाना वैश्विक मंच पे, ग्लोबल लेवल पर, इससे देश को भी कहीं ना कहीं से उसकी पहचान को क्षति मिलती है कि इस देश में प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो उसके जवाब जो कंट्री के हेड हैं उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो सवाल यही यहाँ से उठ रहा है कि हमारे देश का मीडिया जिसने ये आदत सी डाल ली है सवाल ना करने की, सत्ता को छुपाने की, वही वजह है कि विदेश में जाकर भी ये हालत हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरीके से सत्ता दल के साथ हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, और आम लोगों के बीच में न्यायपालिका की जैसे साख गिरी है वैसे मीडिया बुरी तरह से पिट चुकी है। कई जो लोग अच्छे पत्रकार रहे, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो संविधानिक जिनकी सोच है, उन लोगों को रिज़ाइन करा दिया गया या उन लोगों ने स्वेच्छा से वॉलंटरीली उन लोगों ने अपने पत्रकारिता को वहाँ से छोड़कर अलग अलग इंडिपेंडेंट अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, और जो मेन स्ट्रीम के पत्रकार हैं उनसे कहीं ज़्यादा लोकप्रियता उनकी और बढ़ी है। नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। एक नए प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पूर्व जज मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है यार न्यूज़ इंडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो मोदी जी से शुरुआत करते हैं। एक भावुक अपील कह सकते हैं, एक ज़रूरी अपील इसको कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पेट्रोल का बचाव करिएगा, कम संसाधन इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि देश को आपके सहयोग की ज़रूरत है। किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी जो वैश्विक समस्या इस समय दुनिया में उत्पन्न हो रखी है उस पर उन्होंने तो इस देश में, इस मुल्क में सभी लोगों से अपील की है, और जब वो अपील करते हैं तो लोग डर जाते हैं। जैसे कोरोना में रात को 8 बजे आया अपील, नोटबंदी में अपील आया, तो जो अपील होते हैं उससे आम जनमानस में अब डर और भय आ जाता है। अपील करने के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम कई जगहों पे दिखाया जा रहा है कि ऑफिसर्स नंबर बढ़ाने के लिए सांकेतिक रूप से गाड़ी जो पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग रील भी बनवा रहे हैं इस पे और सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। महंगाई चरम पे है और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी सीधे विदेशी दौरा पे चले जाते हैं। इससे लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। महंगाई पर किसी तरीके का कोई गाइडलाइंस नहीं गवर्नमेंट के द्वारा आ रही है। जब महंगाई से रिलेशन है आपका, चूँकि ट्रांसपोर्टेशन बगैर कोई भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो, खाने पीने की वस्तुएं हो, कोई भी सामग्री हो, आज की तारीख में बिना ट्रांसपोर्टेशन के वो संभव नहीं है। और जब तेल और डीजल महंगा होगा तो निश्चित रूप से सभी चीज़ों पे, सभी उपयोगी वस्तुओं पे चरम पर जाएंगी महंगाई। इसके बारे में गवर्नमेंट कोई गाइडलाइंस नहीं दे रही है, जबकि उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको देनी चाहिए। पर दिखाया जा रहा ना कि देखिए प्रधानमंत्री को कितनी चिंता है, उन्होंने अपना काफिला घटा दिया है, और उनके मंत्रियों को, उनके नेताओं को इतनी चिंता है, तो देश के लोगों को और खास करके जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनको भी चिंता देश की होनी चाहिए। नहीं, देश की चिंता है, इस देश के प्रत्येक नागरिक को है। कोई ऐसा अकेला राजनीतिक दल अगर दावा कर रहा है, क्योंकि यह देश किसी राजनीतिक दल का नहीं है, देश सभी दलों का है, सभी नागरिकों का है जो उस देश में रहते हैं। यह दावा करना ये अपने आप में एक ढोंग रचने जैसा है, ताकि लोगों के बीच में, एक जनता के बीच में प्रचार प्रसार हो कि एक ही दल राष्ट्रभक्ति दिखा रही है और बाकी सारे जो विपक्ष के लोग हैं या आम नागरिक हैं उसका उसमें कोई योगदान नहीं है। यह भी एक मिथ क्रिएट किया जाता है प्रोपागेट करके और अपने फेल्योर को छुपाने के लिए। आने वाले समय में यह समीक्षा इतिहासकार और अर्थशास्त्री ये ज़रूर करेंगे कि इस देश में जो संकट आया है या जो संकट, वैश्विक संकट का प्रभाव इस देश में पड़ा है, वो किन गलत नीतियों की वजह से महंगाई की मार आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी जब इस मुल्क में इजराइल से वापस आते हैं उसके अगले दिन घटना घटती है। उसके बाद
होर्मुज का विषय पूरी दुनिया के सामने है। ये भी इसकी भी समीक्षा होगी कि भारत को कहाँ पे खड़ा होना चाहिए था और किनके साथ खड़ा होना चाहिए था। ये आने वाले समय में इसकी समीक्षा होगी। पर ये सवाल ये उठाया जा रहा है, हमारे देश का मीडिया कह रहा है कि महंगाई मोदी की वजह से बढ़ी है कि जो मिडिल ईस्ट के देश आपस में लड़ रहे हैं, अमेरिका की वजह से लड़ी है या ईरान की वजह से बढ़ी है? देखिए, जो वैश्विक संकट में तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आप सही गाइडलाइंस क्यों नहीं बना रहे? आप पांचों राज्यों के चुनाव कराते हो, हजारों करोड़ रुपए उसमें फूके जाते हैं। कोई यहाँ पे दिल्ली जैसी जगह पे क्रिकेट मैच हो रहे हैं, पर चुनाव के दौरान तो ऐसा बयान नहीं आया मोदी जी का। कोई बयान नहीं है। चुनाव खत्म होने का इंतजार हो रहा था, क्योंकि चुनाव से पहले ये वैश्विक संकट जो ईरान, इजराइल या अमेरिका जैसे देशों में एक युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर आम आदमी के बीच में बेचैनी और परेशानी है। देखिए, जब जब त्यौहार आते हैं तब तब खास करके मुस्लिम समाज के जो त्यौहार हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता सक्रिय हो जाते हैं। ये इस बार की त्यौहार की बात नहीं है, प्रत्येक त्योहारों में ऐसा किया जाता है। कुछ एग्रेसिव स्पीचेस दिए जाते हैं, हेट स्पीचेस दिए जाते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है उनको कि हिंदू सेंटिमेंट्स या उस तरह की जो सेंटिमेंट्स हैं रिलीजियस, उससे लोगों के बीच में भड़काओ। जब सत्ता के पास कोई शिक्षा के बाबत, स्कूल के बाबत, स्वास्थ्य सेवाओं को देकर, बेरोजगारी पर जब कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, महंगाई पर मुद्दा नहीं है, किसानों की समस्याओं का मुद्दा, तो वो इसी तरीके के मुद्दे को धामप्रदायी करने के लिए ले आते हैं। जनता बहुत होशियार हो चुकी है, जनता को सब कुछ समझ में आ रहा है, और इस तरीके के संवैधानिक पदों पर बैठकर इस तरीके के स्पीचेस देना प्योरली असंवैधानिक है। इस तरीके से होना नहीं चाहिए। पोलराइज करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में नहीं जीत सकती। एक भी सीट नहीं जीत सकती। बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी इनके विरोध में है। इनको बताएं कि जितने साल इन्होंने शासन किया इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, आपकी सफलता कहाँ कहाँ है? क्या शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी? क्या स्कूल्स बढ़े? कॉलेजेस की संख्या बढ़ी? यूनिवर्सिटीज बढ़ी? हॉस्पिटल्स बढ़े? जो पेशेंट्स हैं वो एम्स में जाते हैं, 4-4 महीने की डेट मिलती है। एम्स जैसी जगह पे जो सीवियर पेशेंट्स होते हैं उसमें 4-4 महीने, 5-5 महीने की डेट्स मिलती हैं जो मरने वाला व्यक्ति है। आपने कौन सी ऐसी चिकित्सा पद्धति नई बना दी वहाँ पर? बेरोजगारों के लिए क्या व्यवस्था बनाया आपने? अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो समाजवादी पार्टी सरकार में 1,37,000 के करीब जो संख्या रही, उसके लिए नियुक्तियों के लिए, टीचर्स के लिए निकाला गया, उसको समायोजन करने के लिए बनाई गई पद्धति। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उसके बाद उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है, उनको चक्कर कटाती है ऑफिसेस को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। चूँकि बेरोजगार है आज की तारीख में, वो हज़ारों लाखों रुपया खर्च होता है उनका कोर्ट कचहरी में, नतीजा वहीं का वहीं, और आप सुप्रीम कोर्ट में आके लड़ते हो उनके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में तो जब शिक्षा में गिरावट होगी, शिक्षकों की अगर मनोदशा अगर ये होगी, तो आपका राज्य कैसे हितकारी बन सकता है? पर उन्होंने गुंडा राज खत्म किया है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है, गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, ये उनकी तरक्की और वो गिनवाते हैं। ये नैरेटिव है, ये परसेप्शन बनाया जाता है इस तरह के स्टेटमेंट्स को देकर। और जिस तरीके से हम लोग लिंचिंग देख रहे हैं, तमाम कम्युनल वायलेंसेस देख रहे हैं, तमाम हेट स्पीचेस देख रहे हैं, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, एनकाउंटर्स हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ रहा है पर्टिकुलर मैटर्स में, कम्युनिटी और कास्ट देख के मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनके साथ हिंसा की जा रही है। प्रत्येक स्तर पर जो पीड़ित समाज के लोग हैं उनको ज़्यादा सताया जा रहा है, उनको ज़्यादा पीड़ा दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करेंगे तो इसको मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूँ। जर्मनी का फेडरल कोर्ट का अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है, और उसमें ये ऑब्जर्वेशन है कि जब पब्लिक को ट्रस्ट नहीं है तो वैसी हम पद्धति को नहीं लागू कर सकते। लेकिन भारत सरकार आमदा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आमदा है, सुप्रीम कोर्ट आमदा है कि आप इस देश में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराएं, वीवीपैट लगाकर। तमाम इसमें कंप्लेंट्स हैं, तमाम शिकायतें हैं, उसके बावजूद आप एन केन प्रकारेण
आप ले आते हो ईवीएम पे और एक आप नैरेटिव डेवलप करते हो, यहाँ पे जीता, वहाँ पे हारा, वहाँ पे हार गया, यहाँ पे जीत गया, वो जीत गए, ये हार गया। ये एक नैरेटिव है ताकि आपका एक डाइवर्जन हो। आपके पास उस मशीन का कोई पेटेंट नहीं है। अगर आपकी टेक्नोलॉजिकली अगर वो मशीन है तो आप इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाते? आप इंटरनेशनल वाइपो में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपने इस करामाती ईवीएम का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते? क्योंकि इंटरनेशनली जो किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को अगर आप अप्रूव कराते हो, यू हैव टू फॉलो द सर्टेन गाइडलाइंस एंड दैट इज स्ट्रिक्टली, दैट विल बी इन स्ट्रिक्ट फॉर्म। तो वहां से आपका तो कोई असर है नहीं। ईवीएम पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां इस देश में 7-8% भी लोग डिजिटली एजुकेटेड नहीं है, वहां पर आप इस तरीके की चीजें ला रहे हो।